Hi everyone, welcome back to FFT. So Tushika D is here and today we are going to study your ML syllabus in one go. So basically I have taught you ML in detail also, है ना, जहाँ पे हमने सेवियर में कवर किया हुआ है कंप्लीट जो आपके लेक्चर्स हैं फॉर द यूनिट वाइज, जहाँ पे मैंने कोड्स भी आपको लिखने सिखाए हैं, सारी थ्योरेटिकल चीजें भी आप लोगों को बहुत बढ़िया से करवाई हुई हैं. In today's video, what we are going to study is MRQs. So basically we are going to discuss the questions that are coming into the exams regularly. तो हम डिस्कस कर रहे होंगे MRQs फॉर द ईयर 2023, 2024, 2025. हम यहाँ पे एंड सेम प्लस मिड सेम के क्वेश्चन जो कि IPU बनाता है उनके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम पैटर्न में पूछे जा रहे होते हैं. तो इसके लिए मैंने यूज करी आपकी आकाश की बुक प्लस में आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स. ठीक है, प्लस में आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स भी यूज किए गए हैं. अब हम किस पैटर्न में पढ़ रहे होंगे. सो बेसिकली वी विल बी स्टार्टिंग विद द यूनिट नंबर हमारा 2023 का क्वेश्चन पेपर एंड हम सारे क्वेश्चन मिक्स कर रहे होंगे. दैट इज यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4. हम एक एक करके नहीं चल रहे होंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा हम सॉल्व करते चलेंगे. सो आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा इस सिंगल वीडियो में. अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी अगर आपने वीडियो देख लिया तो आप बढ़िया से इंश्योर कर सकते हो कि 55 प्लस 60 में से आपके आ जाएंगे. 55 प्लस आपके 60 में से आ जाएंगे. ओनली रिक्वायरमेंट इज कि आप इस वाली जो पीडीएफ्स हैं इनका प्रैक्टिस बढ़िया से करके जा रहे हो. अब देखो मैंने किस टाइप से आपके लिए पीडीएफ बनाया है, मैं आपको दिखा देती हूँ. सो बेसिकली दिस इज योर आकाश की बुक. आकाश की बुक हमने खोली हुई है. साथ बाई साथ ये देखो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन मार्क करे हुए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं. जो भी क्वेश्चन बहुत बार आए हैं उन पे मैंने इस तरीके से स्टार मार्क किया हुआ है कि भाई ये वाला क्वेश्चन तो आता ही आता है. तो आपको हर जगह स्टार्स भी दिख रहे होंगे कि भाई ये वाला क्वेश्चन जो है आ जाता है. जो क्वेश्चन हमने नहीं करना उसमें मैंने यहाँ पे क्रॉसेस भी मारे हुए हैं. तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यही पीडीएफ ओपन करना है. ये खुद जो मैंने ओपन करा हुआ है दैट इज वन नोट का ऐप. ये जो नीचे आपको दिख रहा है यही ऐप आपको ओपन करके इसी में पढ़ना है, बिकॉज यहाँ पे आपको सब चीजें इस तरीके से मिल रही होंगी. अगर मैं पीडीएफ शेयर करूंगी तो नहीं होगा, मैं आपको वन नोट की ही फाइल शेयर कर रही होंगी. जो मैक यूजर्स हैं उनको मैं लिंक शेयर कर दूंगी वन नोट का, तो वो भी वेबसाइट मतलब ओपन करके ऑनलाइन देख सकते हैं. ठीक है, और एंड्रॉइड्स में तो और ये जो हमारे लैपटॉप्स इनमें तो बाय डिफॉल्ट होता ही है विंडोज में. ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरे पास आकाश है. आकाश में सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं जो भी एग्जाम में आते हैं. मैंने आपके लिए हाईलाइट कर रखा है. जो हमको नहीं पढ़ना उस पर इस टाइप से क्रॉस भी मैंने किया हुआ है कि भाई ये वाला सिलेबस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है वो थोड़ा बहुत अपडेट हुआ है. दिस वॉज द ओल्ड सिलेबस जो 2017 वाला था. दिस वन इज ओल्ड और इस आकाश में कहीं ना कहीं ये वाले टॉपिक्स भी हैं. बल्कि मैं तो 2023 से ही क्वेश्चन पेपर आपको स्टार्ट करवा रही हूँ. स्टिल यहाँ पे आप जो देखोगे ना यूनिट नंबर 4 इज अबाउट रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो कि अब वाले सिलेबस में तो पूरी की पूरी ही कट गई है. आप अभी देख रहे होगे यहाँ पे मैंने जो टॉपिक्स काटे हैं वो पॉलिसी सर्च, POMDP वाले टॉपिक्स आपके पूरे आकाश में थ्रू आउट जहाँ पे भी आए मैंने काट रखे हैं. तो अभी यूनिट नंबर 4 इज टोटली बेस्ड अपॉन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम. क्या हमको इतना समझ में आया? डन है जी. एंड आपका जो यूनिट नंबर 1 है दैट इज बेसिकली अबाउट द इंट्रोडक्शन टू ML. इंट्रोडक्शन है यहाँ पे ML का कि भाई क्या क्या बेसिक चीजें यूज होती हैं. यूनिट नंबर 2 इज ऑल अबाउट द रिग्रेशन एंड यूनिट नंबर 3 इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन. तो ये जो मैं लिख रही हूँ दिस इज योर न्यू सिलेबस. न्यू सिलेबस में इंट्रोडक्शन है, रिग्रेशन है, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग है. ये 4 चीजें आपको पढ़नी होती है हमारी न्यू ML में. और न्यू ML का सिलेबस ये रहा जो भी वाला सिलेबस है. दिस इज योर क्लस्टरिंग, दिस इज योर क्लासिफिकेशन एंड दिस इज योर रिग्रेशन और ये आपका सारा का सारा इंट्रोडक्शन है. ठीक है, तो इस तरीके से आपका सिलेबस डिवाइडेड है. हम भी इसी तरीके से पढ़ रहे होंगे. हम सबसे पहले अपना 2023 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर रहे होंगे. तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे दिस इज योर 2023 मई का एग्जाम. यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. इन्होंने आंसर तो पहली बात दिए ही नहीं है आकाश वालों ने, और जहाँ पे ये लोग आंसर देते हैं ना वहाँ पे मुझे इनके आंसर बढ़िया से नहीं लगते, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं लगती है. सो व्हाट आई हैव डन फॉर यू इज कि मैंने आपके लिए अलग से यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर लिखवा दिया है, विद डायग्राम्स लिखवाया है, विद कोड्स लिखवाया है. आपको ध्यान में रखना है कि आप डायग्राम बढ़िया से बना के आ रहे हो, आप कोड सही से लिख के आ रहे हो, है ना, आप फ्लो चार्ट्स बना रहे हो, आपको डिफरेंसेस आते हो, और आपको जो थ्योरी लिखनी है वो हमने ट्राई करना है कि हम पॉइंटर्स में लिख रहे हो इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ. अगर आपने मेरी मानी हुई इतनी बात फॉलो कर ली ना देन ट्रस्ट मी योर 55 प्लस ऑन 60 आर कंफर्म. योर 55 प्लस ऑन 60 इज कंफर्म. आज बहुत सारे बच्चों का AI का एग्जाम है और ML में इतना गैप नहीं मिला है. सो वी विल मेक श्योर कि सिंगल वीडियो में आपका कंप्लीट सिलेबस हम कवर कर दे रहे हो.
सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने नॉइस इन डेटा पे। मैं आपको एक चीज और दिखा देती हूँ कि यहाँ पे मैंने आपके वो नोट्स ओपन करे हुए हैं जिससे मैंने आप लोगों को वन शॉट सेवियर में पढ़ाया था। सो दिस इज योर यूनिट नंबर 4 नोट्स, दिस इज योर यूनिट नंबर 4 नोट्स, ये आपके यूनिट 3 के नोट्स हैं। दिस इज योर यूनिट नंबर 3 नोट, दिस इज योर यूनिट नंबर 1 नोट्स, यूनिट 2 and here we go with the unit number 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके वो नोट्स भी ओपन कर लिए। जहाँ पे मुझे लगेगा कि भाई आकाश में बढ़िया सा आंसर नहीं है या फिर मुझे आंसर गूगल पे नहीं मिला तो हम अपने ही नोट्स को रेफर कर रहे होंगे। ये पेड नोट्स का पार्ट है जो कि मैंने आपके लिए मैनुअली खुद बैठ करके बनाए हैं। इसमें एक एक टॉपिक वो गिवन है जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है। सारे के सारे डायग्राम्स के साथ हमने यहाँ पे चीजें डिस्कस करी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, जिस टाइप से आपको एग्जाम क्वेश्चन पेपर में एक्चुअली अटेम्प्ट करके आना होता है। सो दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर। अभी हम आ जाते हैं अपने 2023 के क्वेश्चन पेपर पे डायरेक्टली। जैसे जैसे मुझे लगेगा कि हमें अपनी वाली पीडीएफ्स की नीड है पेड वाली की, तो मैं आपको वहां पे लेके जाऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हुआ था कि नॉइस क्या होती है डेटा में। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्या है क्वेश्चन, क्या है एक्चुअली में कि what do you understand by the noise in data, what could the implementations on the result if noise is not treated properly। तो देखो भाई नॉइस क्या होती है, अनवांटेड डेटा होता है ना, जो हमको नहीं चाहिए, अनवांटेड चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि आउटलायर्स हैं, आउटलायर्स है। जैसे मैंने बच्चों से ना एज मांगी थी आपकी क्लास के बच्चों से, किसी ने 18 बोली, किसी ने 19 बोली, किसी ने 20 बोली, किसी ने 22 बोली, है ना। बट एक बंदा आया थी जिसने ना 100 बोल दी और एक बंदा आया थी जिसने ना 4 साल बोल दी। तो ये जो 100 है और ये जो 4 है क्या नॉइस है डेटा में। दीज आर द आउटलायर्स, दीज आर द आउटलायर्स, या आप बोल सकते हो नॉइस है। ये है ना हमारे पूरे डेटा को खराब कर रहे हैं। अब जब मैं इनका मीन लूंगी तो ये पूरा आंसर रिडाइवर्ट हो जाएगा। आंसर आपका हो सकता है मीन कम से कम 50 के आसपास आ जाए। तो मीन तो कितना होना चाहिए था, 20-22 होना चाहिए था। आपने ये जो 100 लिया है इसकी वजह से आपका पूरा आंसर खराब हो जाएगा। तो इस टाइप के आप एग्जाम्पल इसमें ले सकते हो। नॉइस आई होप हमें समझ में आया होगा। तो क्या लिखा है हमारे पास नॉइस में, नॉइस क्या होता है हमारा अनवांटेड, रैंडम और इनअर्नेस डेटा होता है इन द डेटा सेट दैट इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी ट्रू पैटर्न। ये ट्रू पैटर्न नहीं रिप्रेजेंट कर रहा होता, इट इज अ फॉल्स पैटर्न। ये रिड्यूस कर देता है एक्यूरेसी को, लीड करता है रॉन्ग प्रेडिक्शंस में। अब जो आप प्रेडिक्शन लोगे वो गलत हो जाएगी क्योंकि डेटा गलत है। इससे ओवर फिटिंग हो सकती है। यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है आपका ट्रेनिंग टाइम। क्यों? क्योंकि दी नॉर्मल तो 20-22 ही करना था हमको, इतने पे ही चलना था। अब आपने 100 जो दिया उससे आपका ट्रेनिंग टाइम बढ़ जाएगा। आपकी ओवर फिटिंग हो सकती है, रॉन्ग प्रेडिक्शन होएगा, आपका एक्यूरेसी खराब हो जाएगी मॉडल की। तो एक्चुअल डेटा कुछ ऐसा होना चाहिए था, एकदम स्मूथ होना चाहिए था। बट ये जो आपके बीच बीच में आ गए, दीज आर द नॉइज, दीज आर द रॉन्ग वैल्यूज। नॉइज क्या करता है, हाइड कर देता है ट्रू पैटर्न को, और क्या लीड करता है रॉन्ग प्रेडिक्शन। क्या होती है इससे, रॉन्ग प्रेडिक्शन होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉइज। मैंने आपके लिए जो आंसर लिखवाए हैं ये भी मैंने 2 से 3 नंबर लायक ही लिखवाए हैं, बिकॉज दीज आर द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अगर आप 2 नंबर में इतना बनाया होगे यू विल गेट 2 on 2। नेक्स्ट चलते हैं ओवर फिटिंग क्या होती है। भाई देखो ओवर फिटिंग का क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कल आपको देखने मिलेगा। हर बार ओवर फिटिंग का क्वेश्चन आता है, हर बार। तो ओवर फिटिंग क्या है, व्हेन द मॉडल लर्न्स द ट्रेनिंग डेटा टू वेल इंक्लूडिंग द नॉइज एंड द परफॉर्म पुअरली ऑन द डेटा। देखो अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये रहा। तो ओवर फिटिंग बेसिकली ना क्या है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। What do you understand by overfitting of data? Give any 2 methods to avoid overfitting। आपको 2 मेथड्स भी देने हैं जिससे आप ओवरफिटिंग रिड्यूस कर सकते हो। तो देखो ओवरफिटिंग कब होती है, ओवरफिटिंग कब होती है दी, आपने ना एक बच्चा लिया, आपने ना 2 बच्चे बिठाए। मैं आपको ओवरफिटिंग के साथ अंडरफिटिंग भी समझा देती हूँ। दी आपने एक बच्चा लिया जो कि थोड़ा सा ठीक था पढ़ने में, ये ना रट्टू बच्चा था। क्या था, रट्टू बच्चा था। और एक बच्चा था बिल्कुल नालायक, एक बच्चा था दी आपके पास बिल्कुल नालायक। अब रट्टू बच्चे को ना आपने बोला कि भाई ये एक शीट ऑफ पेपर है, इस पे जो जो लिखा है ना एज इट इज लर्न कर लो, एज इट इज लर्न कर लो। और एक नालायक बच्चा था जिसे भी आपने सेम चीज दे दिया कि भाई तुम्हें भी यही लर्न करना है। ये जो रट्टू बच्चा था ना उसने एग्जैक्ट 100% वैसा ही रट लिया जैसा आपने लिखा था। आपने मान लो दी यहाँ पे लिख के दिया था उसे 2 का टेबल, ठीक है ना। आपने दी इसको यहाँ पे ना 2 का टेबल लिख के दिया था, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। तो दी इसने ना ऐसा का ऐसा एज इट इज लर्न कर लिया। इसने क्या कर लिया, डेटा को मेमोराइज कर लिया। क्या कर लिया, मेमोराइज कर लिया। अब आपने जब दी इससे पूछा 2 1 जा 2, तो ये सही आंसर दे रहा है।
ये आपने से पूछा 2 2 जा 4 तो भी इसे आंसर दे रहा है, पर दी जब आपने से 2 3 जा पूछ लिया तो ये आंसर नहीं दे पाया, तो ये आंसर नहीं दे पाया। इसका मतलब क्या था, इसने तो रट्टे मारे थे इन दो के, ये वो आंसर नहीं दे पाया। दी इसका मतलब इसने ट्रेनिंग तो अच्छे से करी, इसने ट्रेनिंग बढ़िया तरीके से करी, पर ये टेस्टिंग के टाइम पे फेल हो गया। जब आपने इसका टेस्ट लिया तो ये फेल हो गया, आपने कोई भी चीज बाहर से पूछी तो ये नहीं बता पाया। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, दिस होल इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये पूरा का पूरा कौन था, आपका ओवरफिटिंग था। दिस इज योर ओवरफिटिंग के दी उसने ना रट लिया, उसने रट्टू बच्चे ने रट लिया, उसने डेटा को मेमोराइज कर लिया, डेटा लर्न कर लिया। जब आपने ट्रेनिंग करवाई तो उसने बता दिया एज इट इज, जो शीट में लिखा था वो तो उसने एज इट इज बता दिया, पर जब आपने कोई बाहर की चीज पूछी तो वो नहीं बता पाया, वो टेस्ट में क्या हो गया, फेल हो गया। अब नालायक बच्चे पे आ जाओ। दी नालायक बच्चे को ना जो लिखा हुआ था वही समझ नहीं आया, जो लिखा हुआ था वही समझ नहीं आया, तो आप यहाँ पे बोलोगे उसको समझ ही नहीं आया, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है ना, इसको समझता ही नहीं है, इसको बनता ही नहीं है, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया। तो यहाँ पे आप क्या बोल दोगे कि दी इसकी ना ट्रेनिंग ही अच्छे से नहीं हुई, इसकी ट्रेनिंग ही अच्छे से नहीं हुई और ना अब इसकी टेस्टिंग हो पाएगी। इसने ट्रेन ही नहीं करा, ये तो याद ही नहीं कर पाया, याद ही नहीं कर पाया, तो आप इससे सुनोगे क्या। तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों केसेस में फेल हो जाता है आपका ये वाला डेटा, दैट इज अंडरफिटिंग, दैट इज अंडरफिटिंग। और ये जो हमारा जीत जाता है सिर्फ टेस्टिंग के केस, ट्रेनिंग के केस में, वो कौन है, आपका ओवरफिटिंग। ट्रेनिंग बढ़िया से कर देगा, जो लिखा है एज इट इज लर्न करके सुना देगा, पर अगर आपने एक भी चीज बाहर की पूछी तो फेल कर जाता है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग अच्छी हो जाती है, टेस्टिंग नहीं होती, और यहाँ पे दोनों चीज ही अच्छे से नहीं हो पाती। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। अब देखो आपको अगर ये जो है ओवरफिटिंग से रिड्यूस करना है, तब आप क्या करोगे, फीचर्स बढ़ा दोगे। ये आप एक काम करो ना, ये इतना सा आपने दिया है तो इसने सब लर्न कर लिया, आप एक काम करो इसके फीचर्स इंक्रीज कर दो। क्या कर दो, इसके फीचर्स इंक्रीज कर दो, फीचर्स बढ़ा दोगे ना तो ये ज्यादा लर्न करेगा। अब ये ओवरफिटिंग कम करेगा, इसके फीचर्स आपने बढ़ा दिया, आपने इसको 2 का टेबल 20 तक लर्न करने दे दिया, तब भी अब थोड़े कम चांसेस है कि कम मिस्टेक करेगा। पहला आंसर तो आप ये बोल सकते हो ओवरफिटिंग रिड्यूस करने का। दूसरा आप बोल सकते हो इस पर रेगुलराइजेशन लगा दो, रेगुलराइजेशन लगा दो। रेगुलराइजेशन क्या होती है, दो टाइप की होती है, L1 रेगुलराइजेशन और L2 रेगुलराइजेशन। जो L1 रेगुलराइजेशन होती है कौन से रिग्रेशन में लगती है, लेसो रिग्रेशन में, और जो आपकी L2 रेगुलराइजेशन होती है किसमें लगती है, आपकी रिज रिग्रेशन में। क्या हमको इतनी बात समझ में आई, क्या हमको इतनी बात समझ में आई, यही आपके दो वो मेथड्स हैं जिससे आप ओवरफिटिंग रिड्यूस कर सकते हो। तो आपका क्वेश्चन यही था कि ओवरफिटिंग कब होती है डेटा में, और दो एग्जांपल जैसे दो मेथड जैसे दो जिससे आप ओवरफिटिंग को रिड्यूस कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। अब हम अपने नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं जो कि एक्चुअल में हमने लिखा है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ओवरफिटिंग कब होती है, जब मॉडल जो है वो ट्रेनिंग डेटा को बहुत जल्दी बहुत अच्छे से समझ लेता है, इंक्लूडिंग द नॉइस, नॉइस को भी समझ गया, नॉइस तो समझनी थी, नॉइस को तो हटा देना था भाई, वो तो गलत डेटा है, इसने गलत डेटा भी लर्न कर लिया। और पुअरली परफॉर्म करेगा न्यू डेटा पे, तो न्यू डेटा क्या है कि ये टेस्टिंग के टाइम पे फेल हो जाएगा, और इसने जो ट्रेनिंग वाला डेटा था, जो ट्रेनिंग वाला डेटा था उसको बहुत अच्छे से लर्न कर लिया है। तो टू वेल ट्रेन डेटा लर्न कर लिया और टेस्टिंग के टाइम पे फेल हो रहा है। देखो गुड फिट क्या होता है, गुड फिट क्या है कि ऊपर नीचे पॉइंट्स हैं तो ये बीच में से होकर के हमारा जो बेस्ट फिट लाइन है वो निकल करके गई है। ओवर फिटिंग में क्या होता है कि यदि वो हर एक पॉइंट को मेमोराइज कर रहा है, हर एक पॉइंट को मेमोराइज कर रहा है। अब देखो ये वाला डेटा, ये वाला डेटा, ये वाला डेटा ठीक है, मैं बोल रही हूँ ये डेटा तो दीदी बहुत ही नीचे हो गया, हो सकता है एक नॉइस हो सकता है एक नॉइस हो, पर इसने इसको भी लर्न कर लिया। तो यहाँ पे इसने क्या करा कि भाई एक एक पॉइंट को दी इसने रट्टे मार लिए, इसने रट्टे मार लिए। तो दो मेथड्स यहाँ पे इसने भी लिखे हैं, क्रॉस वैलिडेशन कर लो या रेगुलराइजेशन कर लो, मैंने आपको L1 L2 भी बता ही दिया था, या फिर आप करो यूज करो मोड ट्रेनिंग डेटा, ये भी मैंने आपको भी बता दिया कि भाई फीचर ज्यादा रख दो, फीचर ज्यादा कर दो, ट्रेनिंग डेटा ज्यादा दे दो उसे। अगर आपने 2 का टेबल सिर्फ 3 तक लर्न करवाया था तो 2 का टेबल 20 तक लर्न कराओ इस बार, तो हो सकता है वो थोड़े कम चांसेस हो उसके गलत आंसर बताने के, क्योंकि इस बार वो ज्यादा रट लेगा, है ना, इस बार ज्यादा फीचर्स पे काम करेगा तो रटने के चांस कम हो जाएंगे। सो दिस इज ओवरफिटिंग, दिस इज ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग का क्वेश्चन आप आराम से 3 से 4 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो, और मेरी बात एकदम लिख लो कि ओवरफिटिंग आता ही आता है। एक काम करती हूँ, मैंने ना आपके लिए एक शीट बनाई हुई है, मैंने आपके लिए एक शीट बनाई हुई है जहाँ पे मैं ये सब लिखवा देती हूँ आपको कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आता है। तो यहाँ पे हम हेडिंग्स डाल लेते हैं, इधर मैं आपके लिए लिखवा देती हूँ यूनिट नंबर 1 कि यूनिट नंबर 1 में से क्या पूछता है। तो पहला मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया है वो आपको मैंने ओवरफिटिंग बताया कि ये आएगा ही आएगा, ओवरफिटिंग वर्सेस अंडरफिटिंग लिखवा रही हूँ क्योंकि आप डिफरेंस भी लर्न करके रखना, मैंने आपको डिफरेंस के साथ पढ़ाया है और इसका डिफरेंस आता भी है, ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग आ जाएगा आपके डिफरेंसेस में, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे यूनिट नंबर 2 के लिए लिखते हुए चलेंगे, सिमिलर ऐसा यूनिट नंबर 3 का बना लेंगे, तो आप यही पढ़ रहे होगे अल्टीमेटली। नेक्स्ट जाते हैं, अब आ गया आपका थर्ड क्वेश्चन, दैट इज
केदी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओ फिटिंग हो गया, व्हेन शुड बी द क्लासिफिकेशन ओवर रिग्रेशन, आपको क्लासिफिकेशन क्यों चूज करनी चाहिए रिग्रेशन के ऊपर, तो मतलब आपको क्लासिफिकेशन के फायदे बताने हैं जो रिग्रेशन में नहीं है, एक्सप्लेन करना है आपको एक एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गए हम, आपको पता है क्लासिफिकेशन क्या होता है, जब हम कैटेगोरिकल डेटा पे काम करवाते हैं, मान लो मैंने बोल दिया स्पैम नॉट स्पैम, मैंने बोल दिया स्पैम नॉट स्पैम, मैंने बोला ट्यूमर है या नहीं है चेक कराओ, मैंने बोला डिसीज है या नहीं है चेक कराओ, इस टाइप के डेटा को क्या बोलते हैं हम, कैटेगोरिकल डेटा। और रिग्रेशन का यूज होता है जब मेरा डेटा क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, न्यूमेरिक वैल्यू। तो कैटेगोरिकल को आप एक और नाम बुला सकते हो, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, ठीक है। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, 0 1 2 इस टाइप से चलेगा, और कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है, 2.2 4.8 इस टाइप का डेटा, 5.0 इस टाइप का डेटा को आप क्या बुलाते हो, कॉन्टिन्यूअस डेटा। तो इसने बोला है कि इसके रिग्रेशन के क्या फायदे हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर, तो उसने बोला क्लासिफिकेशन किस पे काम करता है, कैटेगोरिकल डेटा पे। देखो मैंने आपको भी बताया कि दो चीजों में क्लासिफाई कर रहा होगा, बेसिकली क्लासिफाई कर रहा होगा कि दी कैट है या डॉग है, स्पैम है या नहीं है, पास है या फेल है। और रिग्रेशन में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस आउटपुट आता है। आपने बोला प्राइस कितना है, 50,000 आया है, तो आपने बोल दिया हाउस प्राइस प्रोडिक्शन करवानी है, टेम्परेचर प्रोडिक्ट करना है, सैलरी प्रोडिक्ट करनी है। सैलरी कितनी भी हो सकती है जी, 5,500 भी हो सकती है, 5,600 भी हो सकती है, टेम्परेचर भी 43 सेल्सियस हो सकता है, 44.4 हो सकता है, हाउस प्राइस भी कितना भी हो सकता है। तो दिस इज कैटेगरी क्लासिफिकेशन में, और नंबर किसमें मिलता है, रिग्रेशन में। तो आपने दो एग्जांपल्स इन्हें बता दिए, विद एग्जाम्पल आपने समझाया, फ्लो चार्ट भी आपने बना दिए। आपको ट्राई करना है, जैसे मैंने आपके लिए हर एक क्वेश्चन में इमेजेस बनाई हैं, आप भी इसी टाइप से इमेजेस बना के आ रहे हो, और बड़ा बड़ा एक पूरे सिंगल पेज पे कवर करके आ रहे हो, 2 नंबर का क्वेश्चन ही क्यों ना हो, बट एक शीट पूरी भर देनी है आपने, 3-4 पॉइंट लिख के उसके बाद समझाना भी है। अब भाई ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बोलते हो मैट्रिक्स, इसे आप बोलते हो मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स इसे आप बुला रहे होते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बनानी भी सिखाई थी जब मैंने आपको पढ़ाया था टॉपिक ये वाला, दोबारा से बता देते हैं, कोई नहीं। ये यूनिट नंबर, ये है यूनिट नंबर 3 का टॉपिक, तो मैं लिखवा देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता ही है ये वाला। यूनिट नंबर 3 में आप पढ़ के जाना ये बढ़िया से, दैट इज क्लासिफिकेशन, दैट इज रिकॉल क्या है, F1 स्कोर क्या है, एक्यूरेसी क्या है, प्रिसिजन क्या है, ठीक है। इसे क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स भी बुलाते हैं, ध्यान में रखना है आप लोगों ने वाली बात को। देखिए जी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी बुलाते हैं। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसी दिखती है, यहाँ पे आप प्रेडिक्टेड बनाते हो, यहाँ पे आप एक्चुअल बनाते हो, यहाँ पे भी येस और नो लिखोगे, यहाँ पे भी येस और नो लिखोगे। ध्यान से देखना आप क्या करना है, एक आपने बनाना है ट्रू पॉजिटिव, एक आपने बनाना है ट्रू नेगेटिव। तो जो ट्रू ट्रू है ना वो येस येस की रेंज में लिख देना, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। अभी के लिए याद कर लो, फिर समझा भी दूंगी क्या हो रहा है। जो ट्रू वाला है वो ऑल्टरनेट डब्बे में आपने फिल कर देना है, उसके बाद जो फॉल्स वाले है वो ऐसे करके फिल करना है। तो ट्रू यहाँ पे फिल होंगे दोनों, और फॉल्स यहाँ पे फिल होंगे दोनों, क्योंकि भाई पॉजिटिव पहले आता है तो ट्रू पॉजिटिव पहले आएगा, नेगेटिव बाद में आता है तो ट्रू नेगेटिव बाद में आएगा। सिमिलरली जब हम फॉल्स की बात करेंगे तो पॉजिटिव ही हमेशा ऊपर लिखना है हमने, तो पॉजिटिव हमेशा ऊपर आएगा और हमारा नेगेटिव हमेशा नीचे आएगा। तो दोबारा देख लो कैसे बनाओगे बिना देखे, यदि हम पहले ऐसे 4 भागों में से बांटेंगे, 4 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम येस लिखवाएंगे, नो लिखवाएंगे, ऊपर भी हम पहले येस लिखवाएंगे, ऊपर भी हम पहले नो लिखवाएंगे, यहाँ पे भी हम एक्चुअल वैल्यूज लिखवाएंगे, एक्चुअल, और यहाँ पे भी हम प्रिडिक्टेड लिखवाएंगे, प्रिडिक्टेड लिखवाएंगे। फिर भी आपने मुझे बताया यहाँ और यहाँ पे हमें ट्रू वाले फिल करने हैं, तो ट्रू में पॉजिटिव पहले आता है, ट्रू में नेगेटिव बाद में आता है। सिमिलरली फॉल्स में भी पॉजिटिव पहले आता है, फॉल्स में नेगेटिव बाद में आता है। तो ये बन गई आपकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये तो बिल्कुल गलत नहीं बना के आनी, एज इट इज मैंने आपको लर्न करने का तरीका सिखा दिया, यही एज इट इज बना के आना, ठीक है। तो दिस इज द आपकी मैट्रिक्स। अब इसके बाद आ जाती है हमारे पास टर्म्स की। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में 4 टर्म्स होती हैं जिनका हमें बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रख के काम करना होता है। तो देखो मैं आपको पहले चारों का मतलब बता देती हूँ। ट्रू पॉजिटिव का मतलब होता है कि जो आपने भी ट्रू ही सोचा था और वो एक्चुअल में भी ट्रू ही है, मतलब तुमने प्रिडिक्ट भी ट्रू ही करा था और वो निकला भी ट्रू, एक्चुअल भी ट्रू ही था। इसका मतलब आपकी प्रेडिक्शन एकदम ठीक हुई है, आपकी प्रेडिक्शन एकदम ठीक हुई है। सो दिस इज ट्रू पॉजिटिव। ऐसी होता है ट्रू नेगेटिव, कि मैंने तो बोला ही था कि वो नेगेटिव है और वो एक्चुअल में भी नेगेटिव था, तो प्रेडिक्टेड भी ठीक निकला आपका और वो था भी एक्चुअल में भी नेगेटिव। पी मतलब प्रेडिक्टेड, ए मतलब एक्चुअल। अब आता है फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव कि भाई तुमने तो पॉजिटिव बोल दिया, दी मैंने तो बोल दिया था कि पॉजिटिव है पर वो पॉजिटिव नहीं था, ठीक है। ऐसी होता है फॉल्स नेगेटिव, दी मैंने बोला था कि वो नेगेटिव है पर वो नेगेटिव नहीं था। तो ट्रू पॉजिटिव किस, ये जो फॉल्स पॉजिटिव है और ये जो ट्रू नेगेटिव है, इनके बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होते हैं। इन्हीं को हम यहाँ पे प्रिसिजन पे
प्रिसीजन में और रिकॉल में यूज कर रहे होते हैं। देखो प्रिसीजन में क्या आता है, आउट ऑफ प्रिडिक्टेड पॉजिटिव हाउ मेनी आर करेक्ट, जो तुमने प्रिडिक्ट पॉजिटिव करे थे, जो तुमने प्रिडिक्ट पॉजिटिव करे थे उसमें से कितने एक्चुअल में पॉजिटिव हैं, मतलब तुमने कौन सा गलत बता दिया। ठीक है, ऐसे में लड़ ली। यहाँ पे किसका काम होता है, एफ एन का। यहाँ पे देखो एफ पी का काम हो रहा है इसका, और यहाँ पे किसका काम हो रहा है, एफ एन का, दैट इज इसका। रिकॉल में एफ एन यूज होता है, फॉल्स नेगेटिव। आउट ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव हाउ मेनी आर फाउंड, जो तुमने पॉजिटिव बताए थे उसमें से कितने फाउंड हुए हैं। इनमें ना कहाँ पे एग्जाम्पल यूज होता है कि भाई किसी को डिसीज था, किसी को डिसीज था पर तुमने कह दिया कि नहीं है, तुमने कह दिया कि नहीं है, तो भाई उसका तो गड़बड़ हो गया। मेडिकल इश्यूज में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आपने बोला था कि डिसीज है बट उसको तो आपने बोला डिसीज नहीं है पर उसको डिसीज था, तुमने बोल दिया कैंसर नहीं है बट उसको कैंसर था, तो यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव की गड़बड़ है। यही प्रिसीजन और रिकॉल में यूज होता है। एक्यूरेसी देखो बिल्कुल सिंपल है। एक्यूरेसी क्या बोलती है, मैंने आपको बताया कि ठीक कौन सी प्रिडिक्शन होती है, ये दोनों वाली, कि तुमने भी यही प्रिडिक्ट करा था, वो एक्चुअल में भी यही निकली। तुमने भी हर बार यही बोला था कि वो ट्रू है और वो एक्चुअल में भी ट्रू ही था। तुमने भी हर बार बोला नेगेटिव है तो प्रिडिक्टेड और एक्चुअल सेम निकला। तो हम क्या करते हैं, जो तुमने सही निकाली है उसको ऊपर रखेंगे और बाकी चारों पैरामीटर्स को नीचे रख देंगे। तो ये ओवरऑल करेक्टनेस निकालता है कि भाई हमने तो ये ठीक बोली थी, एक्चुअल में ये ठीक थी और तुमने ये सारी बताई थी। तो यहाँ पे एक्यूरेसी में ये होता है, जो आपने ठीक ठीक बोली ट्रू ट्रू वाली दोनों वैल्यूज ऊपर आएंगी, बाकी सब नीचे आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको प्रिसीजन में याद कराया कि फॉल्स पॉजिटिव का गेम होता है। एफ पी से याद रखना, पी आ रहा है ना फॉल्स के आगे, तो फॉल्स पॉजिटिव प्रिसीजन में पी वाला आएगा, दैट इज फॉल्स पॉजिटिव वाला। रिकॉल में हमें याद ही रखना है कि पॉजिटिव ऊपर आ गया फॉल्स पॉजिटिव, तो फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव नीचे आएगा। F1 स्कोर क्या बताता है, F1 स्कोर तो आप याद ही कर लो, 2RP अपॉन में P प्लस आर, या फिर R प्लस P जैसे भी कर लो, इस टाइप का इसका फॉर्मूला होता है। 2R के फॉर्म में R प्लस P, याद ही हो जाता है F1 स्कोर। तो ये हार्मोनिक मीन निकालता है ऑफ द रिकॉल एंड प्रिसीजन। ये जो हमारा रिकॉल था और ये जो हमारी प्रिसीजन थी, इसका क्या निकालता है, ये हार्मोनिक मीन। तो दिस इज योर कंफ्यूजन मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आती है। ठीक है, और ज्यादातर बच्चे इसे लर्न नहीं कर पाते, बट मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता दी इसको लर्न करने की। दोबारा से एक बार समझा देती हूँ क्या करना है। 4 डब्बों की टेबल बनानी है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फिल कर देना है। ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव कर दिया तो फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव बचा है। ये मैंने आपको इनके मतलब तो समझा ही दिए। अब जो एफ पी है, एफ में भी पी पहले आएगा क्योंकि यहाँ पे भी हमने पॉजिटिव ऊपर रखा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव ऊपर आएगा, नेगेटिव नीचे लिख देना। येस नो येस नो, यहाँ पे आएगा एक्चुअल, यहाँ पे आएगा प्रेडिक्टेड। ये याद हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया था ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव वो हैं जो तुमने सही प्रेडिक्ट करे हैं। तुमने बोला था कि वो पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव ही था। तुमने बोला कि वो नेगेटिव है तो तुमने भी प्रेडिक्ट नेगेटिव किया था, वो एक्चुअल में भी नेगेटिव था। फॉल्स पॉजिटिव क्या है, जो तुमने गलत पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर दिया वो पॉजिटिव नहीं था। फॉल्स नेगेटिव क्या है कि तुमने गलत नेगेटिव प्रेडिक्ट कर दिया, वो तो पॉजिटिव था। तो ये वाला डिसीज वाला केस है कि आपने बोल दिया उस बंदे को ट्यूमर नहीं है, आपने तो नेगेटिव बता दिया पर उसको एक्चुअल में ट्यूमर था। तो हम जो रिकॉल निकालते हैं वो किस केस में निकालते हैं, जब एफ एन बहुत ज्यादा हमारा गलत काम कर सकता है डिसीज वाले केसेस में, मेडिकल वाले केसेस में। प्रिसीजन में देखो पी आ रहा है तो मैंने आपको तुक्का बताया था, एफपी से लर्न कर लो कि फॉल्स पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। रिकॉल में मैंने आपको बताया कि फॉल्स पॉजिटिव तो यूज हो गया, फॉल्स नेगेटिव नीचे आ रहा होगा। F1 स्कोर सिंपल है बिल्कुल, हार्मोनिक मीन निकालता है। रिकॉल और प्रिसीजन का फॉर्मूला ये रहा, एकदम सिंपल सा। एक्यूरेसी मैंने आपको बता दी थी कि करेक्टनेस निकालता है कितनी करेक्ट आपने प्रिडिक्शन करी है। तो ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव आपकी करेक्ट प्रिडिक्शन थी, ये ऊपर आएगी, बाकी चारों की चारों आपकी नीचे आ जाएगी। इस टाइप से काम हो गया। डन है जी, डन है। आई होप बहुत धीरे चल रहे हैं हम, थोड़ा सा हम अब स्पीड इंक्रीज कर लेंगे जिससे हमारा सिलेबस जल्दी जल्दी कवर हो जाए। इस चीज को क्या बुलाते हैं मैंने आपको बता दिया, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको ये विद फॉर्मूलाज लर्न करनी है, विद फॉर्मूलाज लर्न करके जाना, जो मैंने भी आपको सिखाए हैं बनाने। नेक्स्ट आ जाते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। हमारा क्वेश्चन जो हो गया है वो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आ गए एलडीए पे और उसकी 2 लिमिटेशंस पे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलडीए पूछ लेता है। देन आ गया सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। ये आपको नोट्स में से दिखा दूंगी, वहां पे बढ़िया से करवाया हुआ है। एलडीए पे आ जाते हैं, ये रहा हमारा एलडीए। देखिए एलडीए में क्या होता है ना, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है ये। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, यहाँ पे हम एलडीज निकालते हैं। हम बेसिकली यहाँ पे एलडीज निकालते हैं। एलडीज कौन होते हैं, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट होते हैं, जो कि हमारे 2 टाइप के डेटा को अलग करते हैं। जैसे यहाँ पे ये टाइप ऑफ डेटा अलग हो गया, ये टाइप ऑफ डेटा अलग हो गया। तो एलडी क्या है, एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है, यूज फॉर क्लासिफिकेशन एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन। किसके लिए यूज करते हो, क्लासिफिकेशन करने के लिए और डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करने के लिए। ये सेपरेट करता है, फाइंड करता है बाउंड्री, लीनियर बाउंड्री दैट बेस्ट सेपरेट्स द डिफरेंट क्लासेस। तो ये क्या है, आपकी लीनियर बाउंड्री है। ठीक है, ये क्या है, आपकी लीनियर बाउंड्री है जिसने क्लास 1 को
और क्लास 2 को सेपरेट कर दिया है, इसने क्लास 1 और क्लास 2 को सेपरेट कर दिया है। तो एलडी क्या है हमारा, एक सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है, याद रखना है सिर्फ एलडी है जो सुपरवाइज्ड होता है। आपका जो पीसीए होता है और जो आपका आईसी होता है वो अनसुपरवाइज के अंदर आते हैं। अब इसकी दो लिमिटेशंस बतानी थी, तो एज्यूम करता है लीनियर बाउंड्री को कि भाई ये जो बाउंड्री होगी ना हर बार लीनियर ही होगी, जरूरी थोड़ी है कि हर बार लीनियर हो सकता है, यदि वैसी भी हो जाए। तो एज्यूम लीनियर डिसीजन बाउंड्री, एज्यूम करके चलता है कि डिसीजन बाउंड्री हर बार लीनियर ही बन रही होगी। एज्यूम करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, अदर क्या है सेंसिटिव टू आउटलायर्स है, एज्यूम करता है इक्वल कोवेरिएंस को। तो आप ये भी बोल सकते हो कि दी सेंसिटिव है आउटलायर्स पे, है ना। आउटलायर्स जब आते हैं तो ये हल्का सा हिल डुल जाता है, अगर आउटलायर कहीं पे आ गया तो हो सकता है गलत डिसीजन बाउंड्री भी बना दी। एज्यूम करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा की, सारा डेटा नॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये इसकी दो लिमिटेशन हो गई, दो से ज्यादा यहाँ पे लिखवाई हुई है। एलडीए वर्क बेस्ड विद द लीनियर सेपरेबल एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, जो डेटा आपका लीनियर सेपरेबल होगा ये उसी के साथ ही काम कर पाता है। तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई है ना, ये उसकी लिमिटेशन हो गई कि दी अगर डेटा आपका अनलीनियरली नॉन लीनियर सेपरेबल है तो वहाँ पे काम नहीं करेगा, और अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो वहाँ पे भी काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग का। वैसे तो ये नोट्स में मैंने बहुत बढ़िया से दिखा रखा है, स्टिल यहाँ पे भी एक बार कर लेते हैं। सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में डिफरेंस क्या है ये देख लो। सुपरवाइज लर्निंग में ना लेबल्ड डेटा होता है, कैसा होता है लेबल्ड, यहाँ पे अनलेबल्ड डेटा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें गाइड मिल जाता है कि हाँ भाई हमने ना सीखा हुआ है, जो सीखा हुआ है उसी को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे कुछ सीखा ही नहीं है, आपने डेटा को बताया ही नहीं है। आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो कि छोटा बच्चा है, आपने उसे पकड़ पकड़ के सिखाया भाई ये एक कैट है, भाई ये एक डॉग है, भाई ये एक कैट है, भाई ये एक डॉग है, आपने बार बार उसको लर्न करवा दिया। ठीक है, तो आपने डेटा को आउटपुट्स पहले से दिए हैं, आपने उसे लेबलिंग दी है कि डॉग ये होता है, कैट ये होती है, बट यहाँ पे आप उसे लेबलिंग नहीं दे रहे। वो अब कैट को देखेगा तो वो एक तरफ सारी कैट्स को रख देगा, वो डॉग को देखेगा तो वो सारे डॉग्स को एक तरफ रख देगा। तो यहाँ पे डेटा खुद से अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारे डेटा को पहले से चीजें पता है। अब पढ़ लेते हैं इसकी थ्योरी। मॉडल लर्न्स फ्रॉम द लेबल डेटा, इनपुट आउटपुट पेयर्स आप पहले से ही उसे देते हो प्रेडिक्ट करने के लिए। तो लेबल डेटा है, इनपुट और आउटपुट होते हैं, लर्निंग एल्गोरिथम लगती है, वो प्रेडिक्ट कर देता है, क्लासीफाई कर देता है। एग्जाम्पल स्पैम डिटेक्शन, प्राइस प्रेडिक्शन, यहाँ पे कौन कौन सी एल्गोरिथम्स लगती हैं, लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, एसवीएम, नेव बाइस, ये सब। अनसुपरवाइज में क्या होता है, अनलेबल्ड डेटा होता है टू फाइंड द हिडन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर। यहाँ पे मॉडल को कुछ नहीं पता, मॉडल खुद से पैटर्न फाइंड करेगा, खुद से स्ट्रक्चर लिखेगा। तो अनलेबल्ड डेटा है, सिर्फ इनपुट इनपुट है, यहाँ पे इनपुट प्लस में आउटपुट थे। लर्निंग एल्गोरिथम यहाँ पे भी लगेगी, यहाँ पे वो क्या फाइंड करता है, पैटर्न्स और क्लस्टर। यहाँ पे वो क्या करता है, प्रिडिक्शन और क्लासिफिकेशन करता है, क्योंकि उसे सब पता है पहले से, उसे आउटपुट पता था पहले। यहाँ पे वो पैटर्न और क्लस्टर फाइंड करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना है, ये इसकी एप्लीकेशन है कि अनसुपरवाइज लर्निंग फाइंड ही पैटर्न और क्लस्टर करती है, एप्लीकेशन है ये उसका। जो सुपरवाइज है उसकी एप्लीकेशन क्या है, प्रेडिक्शन और क्लासिफिकेशन में यूज होती है। अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख लो, डेटा बोले तो यहाँ पे लेबल डेटा होगा, यहाँ पे अनलेबल डेटा होगा। गोल मैंने आपको बताया, गोल में क्या है, प्रेडिक्शन है तो प्रेडिक्शन लिख दिया, यहाँ पे क्या है, पैटर्न डिस्कवरी है तो पैटर्न डिस्कवरी लिख दिया। आउटपुट क्या है यहाँ पे हमारा, नोन होता है हमें आउटपुट पहले से कि भाई हमने कैट दिखाई है तो उसका आंसर कैट आया है, तो अब मॉडल ठीक बोल रहा है, तो हमें पहले से आउटपुट पता है। यहाँ पे हमें क्लस्टर और ग्रुप्स ही फाइंड करवाने होते हैं। इसका एग्जांपल आप स्पैम डिटेक्शन बोल दो, यहाँ पे कस्टमर की ग्रुपिंग बोल दो कि किस टाइप का कस्टमर आ रहा है। तो कस्टमर जो है आपने बोला कि भाई ये लो डिस्काउंट्स आते हैं जब भी आता है, ये वाला कस्टमर जैसे ही हमारी न्यू सेल चलती आ जाता है, ये वाला कस्टमर इस टाइम पे आता है। तो उसने पहले कस्टमर का नेचर खुद से डिस्कवर करा, फिर उसमें उसने अलग अलग कस्टमर्स को ग्रुप कर दिया कि भाई ये सारे वो वाले हैं न्यू सेल पे आते हैं, ये सारे हैं जो लो पे आते हैं। तो यहाँ पे खुद कर रहा है कस्टमर ग्रुपिंग, पहले से आपने लेबल डेटा नहीं दिया था। एल्गोरिथम कौन सी लगती है आपको पता है, सुपरवाइज लर्निंग में रिग्रेशन, एसवीएम, डिसीजन ट्री, ये सारी हैं सुपरवाइज लर्निंग की एल्गोरिथम्स। अनसुपरवाइज में के मीन्स और पीसीए लग रही होती है। ठीक है जी, हो गया है लर्न ये हमको बढ़िया से। हमारे जो अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से ये हो गए हैं, आपको इसी पीडीएफ में से याद कर लेना है सब कुछ, कहीं और कहीं नहीं जाना, बिकॉज बिल्कुल डायग्राम के साथ उसी तरीके से बताइए जैसे आपको एग्जाम में लिख के आना होता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं जनरेटिव प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफिकेशन पे। बैगिंग एंड बूस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम देख रहे होंगे बायसियन एस्टिमेशन एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। चलिए जी चलते हैं, यहाँ पे आ गए हम अपना जनरेटिव प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफिकेशन पे। तो क्या बोलती है जनरेटिव मॉडल, लर्न द अंडरलाइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच क्लास एंड यूज इट टू प्रेडिक्ट द क्लास ऑफ अ न्यू सैंपल। तो यहाँ पे क्या करता है मैम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखता है हर एक क्लास की, और सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन समझने के बाद इसने यहाँ पे समझ ली है ना, समझ ली कि कौन सा मॉडल किस में आ रहा है। अब कोई भी आप इसे न्यू सैंपल उठा के दोगे, जैसे आपने एक न्यू सैंपल इसे उठा के दे दिया, तो ये बता देगा दी इस वाली क्लास में जाना चाहिए, इस वाली क्लास में जाना चाहिए।
It models p x upon y and py and uses the Bayes theorem to compute py by x। ये आपको Bayes theorem का फॉर्मूला तो बहुत ही बढ़िया से आता होगा, नहीं आता तो मैं एक बार सिखा देती हूँ। देखो p of x upon y का मतलब क्या होता है कि probability of happening x when y has already happened, when y has already happened। तो हमें क्या करना होता है, दी जो y already happened हो चुका है वो नीचे ही आएगा, वो नीचे ही आएगा। दी ये जो हमारा x है जो हम निकाल रहे हैं ये ऊपर आएगा, p of x ऊपर आएगा। इसके बाद हम क्या बोलते हैं, जो y है ना ये तो विटनेस है, y तो विटनेस है क्योंकि ये हो चुका है। हमने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग x व्हेन y हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो ये तो हो चुका है, px ऊपर आ गया। अब यहाँ पे आप इसकी लाइक्लीहुड लिख देते हो। लाइक्लीहुड का मतलब क्या होता है, जो ये लिखा है ना इसका उल्टा लिख दो, तो पी वाई इन अपॉन में एक्स। ठीक है, तो ये y जो है यहाँ पे पहले आ गया और x यहाँ पे बाद में आ गया। ये आपका बायस थ्योरम का फॉर्मूला होता है, जैसे सिखाया है वैसे ही लर्न कर लेना। y नीचे है तो y नीचे ही आएगा, जो निकाल रहे हो x ऊपर आएगा, जो यहाँ पे लिखा है उसका उल्टा करके डॉट प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बायस थ्योरम। इसी तरीके से याद कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। मैंने आपको वो ट्रिक्स बताएंगे जिससे कि आपको इजीली लर्न हो जाए, बिकॉज इतना टाइम अब आपके पास नहीं है कि आप लोग इनकी रट्टे मार रहे हो। तो आई हैव टोल्ड यू ट्रिक्स कि जिससे आपको इजीली लर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने इसका करके दिखाया है कि पहले इसने ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग 2 क्लासेस में थी, क्लास 1 क्लास 2 से समझ लिया कि ग्रीन टाइप ऑफ डेटा जो है वो क्लास 1 में है, ब्लू टाइप ऑफ डेटा किसमें है, क्लास 2 में है। अब एक न्यू सैंपल आया स्टार काउट के, तो ये प्रेडिक्ट करवा रहा है कौन से वाले सैंपल में जाना चाहिए। इसमें क्या लगता है, नेव बायस क्लासिफायर लगता है, गॉसियन नॉर्मल क्लासिफायर लगता है, बायसियन नेटवर्क्स लगते हैं। तो आपको इतना लर्न करने की नीड नहीं है, एक दो भी लर्न कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। आप नेव बायसियन कर लो और बायसियन नेटवर्क लर्न कर लो, बिकॉज दोनों में बायस आ रहा है, आपको इजीली लर्न हो जाएगा। तो जनरेटिव प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफिकेशन इसे हम बोलते हैं। इजी पीजी था बिल्कुल। ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं गिवन है, ना ही ये नोट्स में कहीं मिला मुझे, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो हमको इस तरीके से याद करना है। नेक्स्ट आ गया बैगिंग बूस्टिंग, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा होता है। तो बैगिंग क्या है, बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग हम इसे बुलाते हैं बैगिंग को, बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग। मल्टीपल मॉडल्स आर ट्रेन ऑन डिफरेंट रैंडम सबसेट्स विद रिप्लेसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा की रिप्लेसमेंट कर करके आप डिफरेंट डिफरेंट सबसेट वहां पे लगा रहे होते हो। फाइनल प्रेडिक्शन इज मेड बाय द मेजॉरिटी वोटिंग क्लासिफिकेशन एवरेजिंग रिग्रेशन से। ये क्या यूज करता है, रिड्यूस कर देता है ये वेरिएंस को। ट्रेनिंग डेटा था, यहाँ पे आपने सबसेट 1 सबसेट 2 निकाल लिए, आपने हर एक सबसेट पे एक डिफरेंट टाइप का मॉडल लगाया। जो भी मॉडल बेस्ट परफॉर्म कर रहा होगा वो हमारी वोटिंग में सिलेक्ट हो जाएगा और हम उसे एज अ फाइनल मॉडल सिलेक्ट कर लेंगे। क्या हमको समझ में आया, क्या हमको समझ में आया। इसका एग्जाम्पल क्या है, रैंडम फॉरेस्ट। अगर आपको पता है रैंडम फॉरेस्ट कैसे काम करता है, तो डिसीजन ट्री का काम क्या होता था, एक सिंगल ट्री बनाता था इस टाइप से, इस टाइप से एक सिंगल ट्री बनाता था डिसीजन ट्री। बट रैंडम फॉरेस्ट क्या करता है, इस टाइप के मल्टीपल ट्रीज रैंडम फॉरेस्ट के पास होते हैं। वो बहुत सारे मॉडल्स पे अलग अलग ट्री लगाता है, सारे मॉडल्स पे अलग अलग ट्री लगाएगा, सारे ट्रीज की डिसीजन पूछेगा और फाइनल में जाकर के जो मैक्सिमम वोटिंग होगी उसके आंसर को सिलेक्ट करेगा। तो रैंडम फॉरेस्ट जो हमने पढ़ा था, आपको याद आ गया होगा, वही किसका एग्जांपल है, बैगिंग का। जहाँ पे डिसीजन ट्री क्या होता था, सिर्फ एक की बात मानता था, रैंडम फॉरेस्ट ने अलग अलग डिसीजन ट्रीज की बात मानी और मैक्सिमम वोटिंग करवाई। सेम प्रोसेस यही हो रहा है, सेम प्रोसेस यहाँ हो रहा है बिल्कुल। यदि एक मॉडल लिया आपने, उस पर अलग अलग सबसेट्स बनाए, अलग अलग मॉडल लगाया, जब भी मॉडल्स की आपने बात मानी तो आपने मेजॉरिटी वोटिंग के हिसाब से काम करवा दिया। नेक्स्ट आ गया देखो बूस्टिंग। बूस्टिंग का काम क्या होता है, बूस्टिंग हमारे ना एरर फोकस्ड होता है कि एरर कम करवानी है हमको पूरे मॉडल में, जहाँ पे भी एरर है वो कम हो जाए। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि बैगिंग का काम था रिड्यूस करना वेरिएंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने। और बूस्टिंग का काम होता है रिड्यूस करना बाइस को। इतना आप लोगों को याद है ना, तो भी आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे, बिकॉज बाकी डिफरेंस तो आपको याद ही आ जाएंगे। कि बैगिंग का एग्जांपल क्या था, रैंडम फॉरेस्ट था, जैसे रैंडम फॉरेस्ट काम करता था वैसी बैगिंग काम करती है। रैंडम फॉरेस्ट भी मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को कंबाइन करता था, बहुत सारे डिसीजन ट्रीज लाके कंबाइन करता था एंड देन मैक्सिमम वोटिंग करवाता था। सेम यहाँ पे हो रहा है, दी ट्रेनिंग डेटा है, सबसेट्स हैं और वही मैक्सिमम वोटिंग हो रही है। तो बैगिंग तो आपको इस तरीके से याद रहेगा। बूस्टिंग में आपको क्या याद रखना है कि मॉडल्स आर ट्रेन सब्सिक्वेंशली, यहाँ पे सीक्वेंशियली काम हो रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और फिर वो घूम के भी वापस सीक्वेंस में भी आ रहा है। इसका मतलब फीड फॉरवर्ड नहीं है। फीड फॉरवर्ड क्या होता है कि ऐसे ऐसे ही चल रहा है, बस ऐसे ऐसे ही चल रहा है। पर यहाँ पे क्या है, एक सीक्वेंस है, वापस आना पड़ रहा है उसको। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फर्दर आपका डेटा ट्रेन हुआ है वो पीछे आकर के इसकी एरर्स को भी ठीक करता है। दिस इज कॉल्ड एज सीक्वेंशियल काम। Each new model focus on more on the errors of the previous model। देखो यही लाइन मैंने आपको बताई, जो भी एक न्यू मॉडल बन रहा है, ये वाला न्यू मॉडल बना, तो ये इसकी एरर्स को भी जाकर के पीछे जाकर के ठीक करवाएगा वापस।
फाइनल प्रेडिक्शन इज वेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मॉडल। जो फाइनल प्रेडिक्शन होगी वो क्या होगी, वेटेड कॉम्बिनेशन होगी। उस केस में क्या था, यहाँ पे बूस्टिंग में क्या था, मैक्सिमम वोटिंग होती थी, यहाँ पे क्या है, वेटेड कॉम्बिनेशन है, सबका आप वेट करोगे। इसका गोल क्या है, रिड्यूस करना बायस को। इसका गोल क्या है, रिड्यूस करना बायस को। तो आपके डायग्राम हो गए, आपके डायग्राम हो गए, आपका डिफरेंस हो गया, आपकी डिफाइन हो गई। दिस इज ऑल अबाउट द बैगिंग एंड बूस्टिंग। बहुत इजीली आई होप समझ में आया होगा। जो बैगिंग है आप बोल सकते हो थोड़ा लेस कॉम्प्लेक्स है, और जो बूस्टिंग है थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बैगिंग में कम टाइम लगता है, बूस्टिंग में ज्यादा टाइम लगता है। बैगिंग रिड्यूस करता है वेरिएंस को, बूस्टिंग रिड्यूस करता है बायस को। बैगिंग का काम होता है बढ़िया डिसीजन फॉर्म करना, इसलिए वो क्या करता है, मेजोरिटी वोटिंग। बूस्टिंग का काम होता है एरर्स को रिड्यूस करना, इसलिए वो सिक्वेंशियली होता है, तो पीछे जाकर के पीछे वाले स्टेप की एरर्स को रिड्यूस करके आता है। दिस इज ऑल अबाउट बैगिंग एंड बूस्टिंग। भाई ये बहुत कॉम्प्लेक्स जो हैं कॉन्सेप्ट्स हैं, बट आप लोग क्योंकि एमआरक्यू वीडियो देख रहे हो तो मैं आपके लिए यही ट्राई कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाए जा रहे हूँ। अंटिल एंड सी वाली जो पीडीएफ है मैंने आपको दिखाई है, इसमें मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सब सिखाया हुआ है, इसमें मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सब सिखाया है इन डिटेल। बट आप लोगों को एज अ फर्स्ट मूवर सिखाना है समवेयर डिफिकल्ट। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते हुए चलना, कहीं पे कोई डाउट है तो आई विल वेरी हैप्पी टू सॉल्व देम। आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक करके जाना, है ना, लाइक करके एक बढ़िया सा कमेंट कर देना, वॉचिंग टिल नाउ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हमारा, बायसियन एस्टिमेशन बतानी है हमें, और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन हमको बताना है। बायसियन एस्टिमेशन क्या है, यहाँ पे बायस थ्योरम ही लग रही होती है, जैसे मैंने आपको भी ऊपर लिखनी सिखाई थी ना, बायस थ्योरम वही है। देखो मैंने आपको लाइक्लीहुड लिखना सिखाया था कि जो यहाँ लिखा है उसका उल्टा लिख देना है। मैंने आपको बताया था डी जो नीचे है वो नीचे आएगा। मैंने आपको डी का नाम भी बताया था कि एविडेंस बुलाते हैं। मैंने आपको डी जो ऊपर है मतलब जो निकाल रहे हैं थीटा, वो यहाँ लिखना है, इसको क्या बुलाते हैं हम, प्रायर। और मैंने आपको बताया था जो हम उल्टा करके यहाँ पे लिखते हैं इस चीज का, उसको आप क्या बुलाते हो, लाइक्लीहुड। तो जैसे मैंने आपको लर्न करवाया था वैसे ही आपको एग्जाम में लिख के आना है, इनके नाम भी आपको बताने हैं कि भाई इसका नाम ये होता है। अब डायग्राम क्या है, प्रायर और लाइक्लीहुड ऊपर रहता है, पोस्टीरियर नीचे रहता है, इससे हम एक डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आप प्रायर और लाइक्लीहुड को मिला करके, प्रायर और लाइक्लीहुड को मिला करके पोस्टीरियर निकाल रहे हो, पोस्टीरियर निकाल रहे हो, इसी को आप क्या बुलाते हो, प्रेडिक्शन हो रही है या डिसीजन मेकिंग हो रही है। तो प्रायर प्लस डेटा लगता है और पोस्टीरियर बनता है। पोस्टीरियर किससे निकल रहा है, प्रायर से और लाइक्लीहुड से। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन क्या कहता है, फाइंड द पैरामीटर दैट मैक्सिमाइज लाइक्लीहुड ऑफ ऑब्जर्विंग द गिवन डेटा। आप वो पैरामीटर्स देखो जिससे आपका मैक्सिमाइज हो रहा है लाइक्लीहुड ऑफ ऑब्जर्विंग द गिवन डेटा। तो मैक्सिमाइज करना है आपको लाइक्लीहुड को। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसका डायग्राम लर्न कर सकते हो कि आप कब काम कर रहे हो कि मैक्सिमाइज करवा रहे हो लाइक्लीहुड को। तो लाइक्लीहुड जब मैक्सिमाइज होगा वही हमारा गोल है करवाना। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आप डायग्राम और डिफाइन याद रखना क्योंकि नाम में ही लिखा है मैक्सिमम लाइक्लीहुड। नेक्स्ट आ गया डिसीजन ट्री एल्गोरिथम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन ट्री। मैंने आपके लिए जो डिसीजन ट्री है ये बहुत बढ़िया से नोट्स में भी करवाया हुआ है, आप वहां से भी कर सकते हो। एसवीएम भी मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया से नोट्स में करवाया हुआ है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी नोट्स से करना। तो जो जो चीजें नोट्स से करनी है ना वो मैं यहाँ पे नोट्स लिख रही हूँ, क्योंकि नोट्स में इनकी डिफाइन मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाई है। डिफाइन तो छोड़ो, 2 से 3 पेज इतने सिंपल तरीके से कवर करवाए हैं कि आप अपने एग्जाम की शीट आराम से भर दोगे और आपको समझ भी आ जाएगा। तो जहाँ पे भी नोट्स लिखा है इसके लिए आप वही अपनी पीडीएफ पे एक बार गो थ्रू करना। स्टिल यहाँ से बता देती हूँ मैं आपको डिसीजन ट्री क्या है। देखो डिसीजन ट्री एक फ्लो चार्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे इंटरनल नोट्स होती है, फीचर टेस्ट। तो आपकी जो नोट्स बन रही है ये क्या है, फीचर टेस्ट है। जब इन नोट्स को फर्दर डिवाइड करते हो तो आप ब्रांचेस का यूज करते हो, दीज आर ब्रांचेस। और ये जो लास्ट नोट आती है आप इसे क्या बुलाते हो, लीव्स। आप इसे क्या बुलाते हो, लीव्स। तो दोबारा देख लो एक बार, ये वाली जो नोट थी दिस इज योर फीचर टेस्ट जिसका आप टेस्टिंग करवा रहे हो। जब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये एक आउटकम बन जाएगा। इस आउटकम को आप ब्रांचेस के थ्रू दोबारा सेपरेट करवा रहे हो, और जो लास्ट में आपका आउटकम बना है आकर के उसको आप क्या बुलाते हो, लीव्स। इसको आप क्या बुलाते हो, लीव्स। एग्जाम्पल क्या है कि आपने आउटलुक लिया है सनी, आपने उससे पूछा है कि अगर टेम्परेचर हॉट होगा, ह्यूमिडिटी हाई होगी, विंड होगी तो तुम खेलोगे या नहीं। तो उसने बोला नहीं, उसने बोला हाँ, उसने बोला नहीं, उसने बोला हाँ। तो दीज आर द डिसीजन ट्रीज जो आपने अलग अलग करवाए हैं। तो आपने सनी, ओवरकास्ट, रनी के डिसीजन ट्री बनाए, आपने पॉजिटिविटी बनाई, हाई होगी, नॉर्मल होगी तो खेलोगे या नहीं, खेलोगे या नहीं, इस टाइप से एक डिसीजन ट्री बनता है। आप एक सिंपल सा डिसीजन ट्री भी बना सकते हो। एक काम करती हूँ, आपको ले ही जाती हूँ डिसीजन ट्री वाला पीडीएफ पे। So decision tree is a topic in your unit number 2. In your unit number 2, नहीं ये unit number 3 का टॉपिक है, सॉरी unit number 3 है नहीं हमारी,
यूनिट नंबर 3 में डिसीजन ट्री पे आ जाते हैं हम सबसे पहले। ये रहा, देखो मैंने आपके लिए सिंपल सा बनवाया हुआ है यहाँ पे कि डिसीजन ट्री को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि सुपरवाइज लर्निंग की एल्गोरिथम है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों कर देती है। यहाँ पे आप हर एक स्टेप पे एक आंसर पूछते हो और स्टेप बाय स्टेप उससे आंसर पूछते पूछते आप नीचे वाली लीफ नोड पे आ जाते हो। तो ये है रूट नोड। रूट नोड के बाद आपकी डिसीजन नोड आती है जिसको हम फर्दर स्प्लिट करते हैं। ये हमारी ब्रांचेस हैं जिनके थ्रू हम स्प्लिट कर रहे हैं। जहाँ पे आके आप रुके हो उसे आप लीफ नोड बुलाओगे, तो दिस इज अ लीफ नोड, दिस इज अ लीफ नोड, दिस इज ऑल्सो लीफ नोड, दिस इज ऑल्सो लीफ नोड। मतलब जो फाइनल डिसीजन है जहाँ पे आके आप रुक गए दैट इज लीफ नोड। तो रूट नोड है, डिसीजन ट्री है, डिसीजन नोड और लीफ नोड है। दिस इज द रूट नोड, दिस इज द डिसीजन नोड एंड दिस इज द लीफ नोड। कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप सिलेक्ट करता है बेस्ट फीचर को, सिलेक्ट करता है बेस्ट फीचर को, जो भी बेस्ट फीचर होगा उसको स्प्लिट मारेगा। तो ये बेस्ट फीचर था, ये बेस्ट फीचर था, इसने दोनों को स्प्लिट मार दिया, स्प्लिट मार दिया। डिवाइड करेगा डेटा सेट को बेस्ड अपॉन दैट फीचर, डिवाइड कर दिया डेटा सेट को उस फीचर के बेसिस पे, रिपीट करेगा पूरे प्रोसेस को हर एक ब्रांच में, पूरे प्रोसेस रिपीट हो रहा है आपका हर एक ब्रांच में। स्टॉप व्हेन द रिजल्ट इज क्लियर, जब उसका रिजल्ट यहाँ पे क्लियर हो गया तो वो वहाँ पे आके रुक गया। यहाँ पे इसकी कुछ कुछ चीजें मैंने आपको सिखाया था। गिनी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रोपी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इन्फॉर्मेशन गेन। तो गिनी इंडेक्स बेसिकली क्या है कि डेटा में कितनी इम्प्योरिटी है। अब जो आपने लोगों से डेटा पूछा, आपने बच्चे से पूछा कि वो खेलेगा या नहीं, आपने उससे यस या नो पूछा, तो हो सकता है गलत भी आंसर बता रहा हो। तो इम्प्योरिटी डेटा में किससे निकालते हैं हम, गिनी इंडेक्स से। अब कुछ रेंडमनेस भी होगी, रेंडमनेस किससे निकालते हैं हम, रेंडमनेस को पहले हम एंट्रोपी बुलाते हैं। एंट्रोपी का फॉर्मूला ये होता है, ये आपको लर्न करना है फॉर्मूलाज। इन्फॉर्मेशन गेन क्या होती है, जो रिडक्शन हुई है एंट्रोपी में आफ्टर स्प्लिट। पहले ये रेंडमनेस थी, पहले ये रेंडमनेस थी, अब ये जो आपने स्प्लिट कर दिया इसको तो क्या रेंडमनेस बनी है। तो जो स्प्लिट के बाद की रेंडमनेस होती है उसे आप क्या बुलाते हो, इन्फॉर्मेशन गेन। कुछ एडवांटेज है डिसीजन ट्री की, कहती विजुअलाइज करने में बहुत इजी हो जाता है क्योंकि इसमें डायग्राम बनते हैं। यहाँ पे डेटा को स्केल करने की नीड नहीं है, दोनों में यूज हो जाता है, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो चाहे वो रिग्रेशन हो। इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत बढ़िया से हम इसको समझ जाते हैं। एप्लीकेशन क्या है मेडिकल डायग्नोसिस में, कि भाई मेडिकल डायग्नोसिस डिसीज है या नहीं है, लोन अप्रूव करना है या नहीं करना, कस्टमर कौन सी सेगमेंट में आता है, अच्छी सेगमेंट का कस्टमर है, गंदी सेगमेंट का कस्टमर है, फ्रॉड है या नहीं है, स्पैम है या नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम इसे यूज करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि ये ओवरफिट कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डिसएडवांटेज पूछते हैं डिसीजन ट्रीज की, तो ओवरफिटिंग हो सकती है डिसीजन ट्रीज में, सेंसिटिव होता है ये स्मॉल चेंजेस के, अगर आपने कोई भी छोटा सा चेंज कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। एनसेम्बल लर्निंग मेथड से लेस एक्यूरेट ये होता है, मैंने आपको भी बताया था। एनसेम्बल लर्निंग मेथड में क्या आता है आपका, रैंडम फॉरेस्ट आता है, रैंडम फॉरेस्ट आता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को कंबाइन करते हो, मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को आप यहाँ पे कंबाइन कर रहे होते हो, देन एक डिसीजन निकालते हो, किसके थ्रू, मैक्सिमम वोटिंग के थ्रू। अभी हमने पढ़ा था ये किसका पार्ट था, सारा का सारा बैगिंग का, इसका पार्ट था सारा का सारा बैगिंग का। बैगिंग इज अ एनसेम्बल लर्निंग एल्गोरिथम, उस बैगिंग का एग्जांपल क्या है आपका, रैंडम फॉरेस्ट, जो मल्टीपल ट्रीज को कंबाइन करता है। तो ऑब्वियस है एक डिसीजन ट्री से तो बढ़िया है कि हम बहुत सारे डिसीजन ट्रीज का आंसर लेके काम कर रहे हो, तो हमारा आंसर ज्यादा एक्यूरेट आ रहा होगा। तो आप इसको और इसको याद कर सकते हो, फर्स्ट एंड थर्ड डिसएडवांटेज को, दो डिसएडवांटेज लिखने के लिए आ जाती हैं। आप ये वाला डायग्राम बना के आओगे तो मस्त मस्त टीचर को भी पता चल जाएगा कि हाँ यार बच्चे को आता है। देखो आपको कभी भी ना ये सोच के आंसर नहीं लिखना है कि मैं तो कितना बेसिक लिख रहा हूँ, आप ये सोच के आंसर फ्रेम करना है कि किसी को नहीं आता, टीचर को नहीं आता, आप टीचर को पढ़ा रहे हो, तो एक एक चीज आपने लिखनी है कि सुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिथम है, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों करती है, स्टेप बाय स्टेप चलती है जब तक एक आंसर नहीं पहुंच जाते। इसमें लीफ नोड होती है, इसमें रूट नोड होती है, इसमें डिसीजन नोड होती है, ऐसे ऐसे ये काम करता है जब तक हमें क्लियर रिजल्ट पे नहीं पहुंचते। इसमें 3 फैक्टर्स आते हैं, 3 क्राइटेरिया आते हैं, गिनी इंडेक्स, एंट्रोपी और इन्फॉर्मेशन गेन। ये इसके एडवांटेज हैं, ये इसके डिसएडवांटेज और यहाँ पे यूज होता है। अगर आपने इतना लिख दिया ना तो भले ही 8 नंबर का क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको 8 में से 8 मिल जाएंगे। 5 नंबर का है तो भाई इसमें से 1-2 पॉइंट आप रिड्यूस करके लिख देना, जैसे ये मैथ्स वाला पॉइंट आप हटा सकते हो, नहीं याद हो रहा तो। इस टाइप से आपको आंसर फॉर्म करना है एग्जाम में टू गेट द फुल मार्क्स। देखो मैंने आपके लिए गिनी इंडेक्स फिर डिटेल में समझाया था मैंने आपको, देन मैंने आपको I3 एल्गोरिथम डिटेल में समझाया था पूरा का पूरा। तो दीज आर द डिटेल नोट्स जिनको आप रेफर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम हो। पहले तो अपने ये MRQ वाले ही खत्म करना। तो डिसीजन ट्री मैंने आपको करवा दिया आपके डिटेल में से, SVM भी मैं आपको वहीं से करवाऊंगी, SVM भी मैं आपको वहीं से करवाऊंगी, SVM बहुत अच्छे से उसमें लिखा हुआ है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी मैंने आपके लिए नोट्स में से ही लिखा है, चलिए एक बार पढ़ लो। SVM क्या है, दोबारा से सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है जो क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों में यूज हो जाती है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना होता है, एक ऑप्टिमल हाइपरप्लेन फाइंड करना होता है जो मैक्सिमाइज कर रहा हो मार्जिन बिटवीन द क्लासेस। तो ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, आपने ये जो है एक हाइपरप्लेन फाइंड करा है इन दोनों क्लास को सेपरेट करने के लिए, जिससे ये क्लास और ये क्लास सेपरेट हो जाए। इन दोनों के बीच में आपको क्या गोल है कि आपका मार्जिन मैक्सिमाइज्ड हो। तो मार्जिन क्या है, जो वो डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस आपके
सपोर्ट वेक्टर्स को, दीज आर सपोर्ट वेक्टर्स, दीज आर सपोर्ट वेक्टर्स, सपोर्ट वेक्टर्स और हाइपर प्लेन को बढ़िया से डिस्टेंट कर रहा हो। तो ये आपका गोल है, दिस इज योर गोल, और ये लाइन आपने बढ़िया से याद में रखनी है। फाइंड करता है ऑप्टिमल हाइपरप्लेन, फाइंड करता है ऑप्टिमल हाइपरप्लेन, जिससे आपका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है बिटवीन द क्लासेस वो फॉर्म हो जाए। वर्क्स वेल विद हाई डायमेंशनल डेटा, इसमें कर्नल ट्रिक यूज करते हैं हम नॉन लीनियर डेटा के लिए। तो कर्नल भी इसमें आपके 3 टाइप के होते हैं, लीनियर कर्नल, नॉन लीनियर कर्नल। नॉन लीनियर में भी 2 टाइप्स होते हैं, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल और आपका रेडियल वाला, और आपका रेडियल वाला। ये जो टाइप्स ऑफ कर्नल्स हैं, इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि हमें 3 टाइप के कर्नल बता दो। ये मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, इसमें भी क्वेश्चंस में है, आगे पीवाईक्यूज में। देन आ गया डेटा सेट क्या है और सेट ऑफ मशीन एल्गोरिथम्स क्या है। तो डेटा सेट क्या होता है, जिसमें भी अलग अलग डेटा के सैंपल्स हो, यूज करोगे आप उसे ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए। डेटा सेट तो यही है, सिंपल सिंपल कि जिसमें आपका सारा डेटा प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज डेटा सेट। इसमें आईरिस डेटा सेट होता है, MNSID होता है, टाइटैनिक डेटा सेट होता है। दीज आर द मोस्ट कॉमन यूज्ड डेटा सेट जो हम नॉर्मल एमएल में यूज करते हैं। कोई से भी एक का नाम आप याद कर सकते हो, अगर आप एमएल बढ़िया से करते भी हो प्रैक्टिकली तो आपको ये नाम रटे हुए होंगे ऑन दिमाग। अब आ गया सेट ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स कौन कौन सी होती है। उसने पूछा है मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम्स बता दो। तो लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, नेव बायस, CNN, SVM जितनी आती है सारी लिख दो। इस टाइप से छोटू मोटू सा डायग्राम आप बना सकते हो। ट्राई करना, हर एक क्वेश्चन में आप डायग्राम बना के आ रहे हो, इसलिए मैंने बेसिकली आपके लिए जितने भी क्वेश्चन है ना सब में डायग्राम बनवाया। आप देखोगे सब में डायग्राम है, जिससे आपकी चीजें जो है आप मोर विजुअलाइज करते हुए याद करोगे। थोड़ा सा भी याद है तो आप डायग्राम तो एटलीस्ट बना दोगे। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स्ड होता है, जहां पे भी स्टार मार रही हूँ मतलब आएगा ही आएगा, यहीं से पेपर बन रहा होगा। तो देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ना आ तो रिग्रेशन रहा है, रिग्रेशन का काम क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज देना। हमने ऊपर पढ़ा था रिग्रेशन कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज देता है। क्लासिफिकेशन जो होता है, जो क्लासिफिकेशन होता था ना दी, वो अलग अलग वैल्यूज देता था। जैसे कि आपने बोला था कि स्पैम है नहीं है, पर रिग्रेशन कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज देता था। फॉर एग्जाम्पल 4.5, 3.9। आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का, यदि कितना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। तो आप बोल दो कि 35,000 का है, आप बोल दो कि 4200 का है, आप बोल दो कि यदि 1200 का है, तो कितना भी हो सकता है आपका ये वाला प्राइस जो कॉन्टिन्यूस है। पर जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ना, वो कॉन्टिन्यूसली काम नहीं करता, वो रिग्रेशन की तरह काम नहीं करता। जो मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो किसकी तरह काम करता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। किसके लिए काम करता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो ये किसके लिए काम करता है, क्लासिफिकेशन के लिए। और क्लासिफिकेशन में भी सिर्फ कौन सी वाली, बाइनरी। सिर्फ कौन सी वाली, बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या है, 0 और 1 में ही आंसर देगा। तो इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, स्पैम वाला, स्पैम नॉट स्पैम, पास फेल। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ बाइनरी क्लासिफिकेशन। अब ये बाइनरी क्लासिफिकेशन करने के लिए ये यूज करता है सिग्मॉइड फंक्शन को। किसको यूज करता है, सिग्मॉइड फंक्शन को। आपको याद होगा सिग्मॉइड फंक्शन भी 0 और 1 के बीच में ही वैल्यूज देता है। तो आउटपुट किस पे आएगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा। डिसीजन बाउंड्री की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0.5। तो दिस इज योर डिसीजन बाउंड्री। ये रहा 0, ये रहा 1। ऐसे ही सिग्मॉइड फंक्शन एग्जैक्टली बनता है। आपको पता भी होगा, आपको पता भी होगा कि इस तरीके से सिग्मॉइड फंक्शन बनता है, या कोई बच्चे उसे इस टाइप से भी बनाते हैं। ठीक है जी, आया समझ में क्या क्या है। सिग्मॉइड फंक्शन 0 से 1 तक की वैल्यू देता है, 0.5 पे इसकी क्या होती है, डिसीजन बाउंड्री होती है। सिग्मॉइड क्या देता है, कर्व देता है। सिग्मॉइड कर्व देता है प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन को। ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको बढ़िया से लर्न करके रखना है। हो सकता है 3 से 4 मार्क्स में आ जाए, हो सकता है 7 नंबर में भी आ जाए, 5 नंबर में भी आ जाए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका। नोट्स में मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, यूनिट नंबर 2 में मिलेगा आपको। ये रहा सिंपल लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर के बाद मल्टी लीनियर रिग्रेशन। मल्टी लीनियर रिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी असम्पशंस पूछी जाती हैं। ये रही इसकी असम्पशंस पूछी जाती हैं। एंड देन आ जाता है आपका नीचे इसके लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक कहाँ गया, एक मिनट, ये रहा लॉजिस्टिक, मैंने आपको करके दिखाया। लीनियर इक्वेशन लगेगी, ये रही। ये रहा आपका सिग्मॉइड फंक्शन का फॉर्मूला, 1 प्लस e की पावर माइनस z। ये याद रखना है, ये लॉजिस्टिक फंक्शन का फॉर्मूला है। यहाँ पे भी आपके नोट्स में भी लिख देती हूँ मैं। कहाँ पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे यहाँ पे। तो सिग्मॉइड फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मॉइड फंक्शन का फॉर्मूला है 1 प्लस e की पावर माइनस z। सिग्मॉइड फंक्शन ही हमारी वैल्यूज देता है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, ये याद रखना है। तो सबसे पहले लीनियर लगाओगे, लीनियर लगाओगे, फिर लॉजिस्टिक लगाओगे,
फिर लॉजिस्टिक लगाओगे। लीनियर का क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और लॉजिस्टिक का क्या होता है 1/a1 प्लस e की पावर माइनस z। ठीक है, तो ये रहा स्टेप 1, ये रहा आपका स्टेप नंबर 2। अब इसमें भी बहुत टाइप के होते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, बाइनरी होता है, मल्टीनोमियल होता है, ऑर्डिनल होता है, पर हम कौन सा लगाते हैं जी, सिर्फ बाइनरी वाला जो दो ही क्लास में डिवाइड कर रहा होता है। ये इसके assumptions हैं, assumptions बिल्कुल याद रखनी है, लीनियर रिग्रेशन की, मल्टी लीनियर की और लॉजिस्टिक की एग्जाम में पूछी जाती हैं। यूनिट नंबर 2 कहाँ है आपका, मैं वहां लिखवा देती हूँ ये सब। तो ये रहा आपका यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं आपके, आपसे पूछ सकता है रिग्रेशन की डिफाइन बढ़िया से, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा MLR दैट इज मल्टी लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अजम्पशंस, ठीक है। देन आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फुल मार्क्स, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इन डिटेल पूछ लेता है, ठीक है ना। 3 से लेकर के 7 नंबर में आ सकता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का अकेला क्वेश्चन। अजम्पशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अजम्पशंस करके जानी है आप लोगों ने। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा लॉजिस्टिक पढ़ लिया हमने। एसवीएम जो है, डिसीजन ट्री जो है, ये सब यूनिट नंबर 3 का पार्ट है। बायसियन भी यूनिट नंबर 3 का पार्ट है। बैगिंग बूस्टिंग भी यूनिट नंबर 3 का पार्ट है। तो यूनिट नंबर 3 में लिख देते हैं हम, ये सब आपको याद रहेगा। बैगिंग वर्सेस बूस्टिंग करके जानी है, बैगिंग वर्सेस बूस्टिंग। फिर आपको क्या करना है, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एसवीएम और बाइस, इनके लॉन्ग आंसर टाइप पूछेगा, लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है। इन्हें लॉन्ग आंसर टाइप में आपने याद करना है कम से कम 5 नंबर से 8 नंबर तक के लिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, बाइसियन हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, एसवीएम हो गया। तो एक बार हम यहाँ पे भी टिक कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ लिया है। डिस्टिंग्विश कर लिया हमने सुपरवाइज अनसुपरवाइज में, हमने अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग भी सीख लिया, ये हम करके आ गए हैं। प्रूनिंग नहीं आता, क्रॉस वैलिडेशन, बूटस्ट्रैपिंग, ये बता देती हूँ एक बार। यूनिट नंबर 2 में क्या है, टू मॉडल कॉम्बिनेशन स्कीम बतानी है टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ अ क्लासिफायर। तो ये टू मॉडल कॉम्बिनेशन स्कीम एक्जैक्टली वही है बैगिंग वाली के, हम दो मॉडल्स को मिला करके यूज कर रहे हैं। ये रहा सिग्निफिकेंस ऑफ कर्नल इन एसवीएम, डिस्टेनी टू कर्नल फंक्शंस, ये मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नल वाला क्वेश्चन। एसवीएम कर रहे हो तो कर्नल तो हमको करके ही जाना होता है। तो हम आ गए यहाँ पे जहाँ पे लेट मी जस्ट चेक, कवर्ड है ना, nearest neighbor, learning difference between generative and discriminative। आई गेस इसके आगे था एक पेज यहाँ, हाँ ये रहा, हाँ यही है, ये रहा कर्नल आ गया, क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है ठीक है। मुझे यार 2 मिनट दो, आई एम जस्ट कमिंग बैक, हैविंग वाटर। अभी आई बस मैं।
ठीक है यार, तो हम स्टार्ट करते हैं। Where were we? इस वाली स्लाइड पे थे यार। अभी तो हमने बहुत थोड़ा सा ही कवर करा है, मुझे लग रहा है इतनी सारी देर लग गई, हमने अभी तक 2 ही पेज कवर करे हैं। अभी तो बहुत सारा है, माय गॉड, अभी तो बहुत सारा है। चलो कोई नहीं, करते हैं धीरे धीरे। आकाश एक्चुअली ना बहुत बड़ी है, एमएल की आकाश इज वेरी लार्ज। इन्होंने 2018, 2015, 2016 सबके क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। सो व्हाट वी नीड टू स्टडी इज नॉट एग्जैक्टली द होल, मैंने आपके लिए काटा हुआ है जो नहीं पढ़ना, बट वट इज इम्पॉर्टेंट वहाँ पे मैंने आपके लिए स्टार लगाए हुए हैं। ठीक है, थोड़ी सा स्पीड बढ़ाते हैं अपना, थोड़ा जल्दी कवर करते हैं। ऑल्सो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दी वेयर कैन वी फाइंड द एग्जैक्ट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज थिंग्स, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हाउ कैन यू फाइंड, आपको जस्ट अपने क्रोम पे आना है, यू नीड टू सर्च फॉर 1514 का वेबसाइट। अगर आपको एम एल डिटेल में समझना है, राइट, इफ यू वांट इवन टू अंडरस्टैंड इट आफ्टर एग्जाम्स, यू कैन आल्सो गो विद दिस आफ्टर एग्जाम इवन। एक मिनट। सो इट विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन एज द वेबसाइट। आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट नीड टू सर्च एम एल, you just need to search for ML and you will be redirected to the ML का सेवियर वाला कोर्स, that is this one। जब आप इस पे क्लिक करते हो, यू विल सी द डिटेल थिंग्स कि ये सारा का सारा सिलेबस इज कवर्ड इन ईच एंड एवरी यूनिट विद द कोड्स, विद द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इवन द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। हर एक यूनिट आपको डिटेल में समझाया हुआ है विद द MRQs। ऑल्सो एक डाउट सपोर्ट मिल जाएगा आपको एट द एंड। जिस तरीके से पाइथन पढ़ाया था यूट्यूब पे, वही पाइथन हम एमएल के उसमें भी पढ़ रहे होंगे। मतलब अगर आपने पाइथन का लेक्चर आपको बढ़िया समझ में आया ना, तो उसी वाइब में बिल्कुल एमएल कवर्ड है। इवन तो टुडे का लेक्चर इज वेरी वाइबफुल। अगर मैं कह रही हूँ वाइबफुल ना, तो आपको मजा आ रहा होता है पढ़ने में। सो दिस इज द होल सिलेबस, दिस इज द होल पार्ट, जो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 आपको कंप्लीटली समझाई गई है विद द रिकॉर्डिंग्स, है ना। एक एक चीज दो दो बार बढ़िया से विद डिफरेंसेस विद कोड्स आपको समझाया गया है। सो दीज आर द पार्ट्स, आप यहाँ से भी रेफर कर सकते हो। अभी के लिए आ जाते हैं अपन वापस से, हम थे यहाँ पे।